हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर, उसका फोर्थ पार्ट। तो हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट, कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड का मतलब देखते चलिए। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय, विजय का मतलब होता है जीत। डिसीज मतलब बीमारी, ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक है, तो विजय, बीमारी और व्यापार किस तरीके से हुआ। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America। धीरे धीरे समझते हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि 16वीं शताब्दी में, इन द 16th century। आफ्टर कब ये छोटा हो गया, प्री मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। आफ्टर यूरोपियन सेलर्स ने, जब यूरोपियन सेलर्स ने पा लिया था सी रूट। कहाँ का सी रूट पा लिया था उन्होंने? टू एशिया। ठीक है, यूरोपियन सेलर्स ने एशिया का सी रूट पा लिया था। तब हमें लगा इस सी रूट पा लिया तो वो लोग आने लगे तो उनके लिए विश्व उतना बड़ा नहीं रहा। जैसे आज अगर मैं ये बोलूँ कि चाइना पास है, क्यों पास है? क्योंकि मुझे पता है कि हम प्लेन से वहाँ जा सकते हैं, टाइम बहुत कम लगेगा, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि 100 साल पहले जब ऐसा कुछ था नहीं, तो चाइना ये बहुत ज़्यादा दूर माना जाता होगा, राइट। तो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था बहुत ज़्यादा श्रैंक हो गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया। कब? इन द 16th century। 16th century में ऐसा क्या हुआ, जब यूरोपियन सेलर्स ने, हम कहते हैं कि पा लिया था सी रूट, खोज लिया था टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुली उन्होंने क्रॉस किस चीज़ को कर लिया था, वेस्टर्न ओशियन को, टू अमेरिका। 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाजियों ने, जो सेलर्स थे, उन्होंने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे। तो ऑब्वियसली एशिया पहुँच गए, है ना। अमेरिका जा पहुँचे तो दुनिया उनके लिए छोटी हो गई उस समय तक। फॉर सेंचुरीज़ बिफोर अगर हम बात करते हैं, मतलब सेंचुरीज़ बिफोर, 100 साल पहले की अगर हम बात करें, कई सदियों पहले। फॉर सेंचुरीज़ बिफोर द इंडियन ओशन, जो अरब सागर है हमारा, इन द इंडियन ओशन हैड नोन अ बस्टिंग ट्रेड। तो इंडियन ओशन को क्या माना जाता था, वहाँ पे ट्रेड फलता फूलता था। मतलब ये वाले रूट तो बात की बात हो गई। इसके पहले की अगर हम बात करें, कई सदियों पहले, तो इंडियन ओशन में जो व्यापार था फलता फूलता था, विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एट्सेट्रा। क्या होता था, तरह तरह के सामान हैं, लोग हैं, ज्ञान है, परंपराएं, ये एक दूसरे तक आती जाती रहती थी। किसके द्वारा? इंडियन ओशन के द्वारा, है ना। तो 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था, वे पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे थे। ठीक है, और इसके पहले की अगर कई सदियों पहले की बात करें तो हिंद महासागर में के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक दूसरे जगह आ जा रही थी। आगे देखते हैं, क्रिस क्रॉस कर रही थी इन वाटर्स में, पानी के द्वारा। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज द सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क्स। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बीच में पड़ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से अहम भूमिका ही निभा रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप जो था, सब कॉन्टिनेंट जो था, इन रास्तों के, इन प्रवाहों के रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। यहाँ से वहाँ जाओगे, बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पड़ रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था ये। ठीक है, और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप तक मुड़ने लगी। अब क्या हुआ, यूरोपियों के दाखिले से, जब यूरोपीय इधर दाखिल हुए, आवाजाही बढ़ने लगी। ठीक है, द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प करने लगे, एक्सपेंड होने लगा बहुत ज़्यादा, यूरोपियन का आवाजाही हुई। रीडायरेक्ट ऑफ सम फ्लोज टूवर्ड्स यूरोप, अब लोग भी जो थे यूरोप की तरफ जाने लगे इन्हीं रास्तों से फिर। ठीक है, रीडायरेक्ट होने लगे। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब देखो, जब इंडिया की अमेरिका की खोज ही नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो क्या था, वो कट ऑफ था, रेगुलर कॉन्टैक्ट नहीं थे उसके किसी के साथ भी, कब? मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ठीक है, वो दुनिया से कटा हुआ ही रहा था। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। आज अमेरिका का कितना वर्चस्व है, लेकिन जब अमेरिका है, वहाँ कोई जगह है, लोगों को पता ही नहीं था, तो अमेरिका लाखों साल तक दुनिया से कटा रहा था। 16वीं सदी की अगर आप बात करें, बट फ्रॉम दी 16th century इट्स वास्ट लैंड्स एंड एब्यूडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ एवरीवेयर। लेकिन अब आते हैं हम 16वीं सदी की तरफ। ठीक है, 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि, मतलब हमें पता है अमेरिका बहुत ज़्यादा भूमि है उसके पास, बेहिसाब फसलें, क्योंकि भूमि बहुत ज़्यादा है तो फसलें भी बेहिसाब उगती हैं वहाँ पे, और खनिज पदार्थ, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा है तो खनिज भी बहुत है, मिनरल्स भी बहुत आते हैं वहाँ पर, राइट। तो ये सब जो थे, हर दिशा में जीवन का उन्होंने रंग रूप बदलने लगे, हर दिशा में। क्यों? क्योंकि अमेरिका अलग अलग दिशाओं से जुड़ने लगा, तो जहाँ जहाँ से वो जुड़ रहा है, जहाँ जहाँ से व्यापार हो रहे हैं, उन सबका भी जीवन जो है वो
परिवर्तित होने लगा, सिंपल सी बात थी। पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसका विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप बदलने लगे। Precious metals, particularly silver, from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europeans' wealth and financed its trade with Asia। अब क्या होता है देखो, प्रीशियस आज के जो पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं हैं, है ना, जो कीमती धातुएं वहाँ से निकलती हैं, ठीक है, खासतौर पर चांदी वहाँ से निकलती है, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया। अब जो पेरू है और मैक्सिको है ये यूरोप में ही है, ठीक है। अब प्रीशियस मेटल्स वहाँ से निकलते हैं, पर्टिकुलरली हम सिल्वर की बात करें। अब अगर वहाँ से निकलते हैं, ये माइंस कहाँ लोकेटेड बताई मैंने आपको? पेरू एंड मैक्सिको, ये याद रखना। अब अगर वहाँ से सिल्वर निकल रहा है तो सीधी सी बात है पैसा आएगा। जब सिल्वर दुनिया भर में जाएगा वहाँ का, तो किसी जगह से सिल्वर निकल रहा है वो दुनिया भर में जाके बेचेंगे, उससे बहुत सारा पैसा आएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा व्यापार बेहिसाब जो है, मतलब व्यापार भी बढ़ा, इससे बहुत ज़्यादा व्यापार को भी बहुत ज़्यादा गति मिली वहाँ से, ठीक है। अब लेजेंड्स स्प्रेड, अब क्या है? कहते हैं लेजेंड्स स्प्रेड का मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तरह तरह के किस्से बनने लगे कि अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ तो बहुत पैसा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा संपदा है, मिनरल्स हैं, राइट, इस तरह के। तो लेजेंड्स स्प्रेड हुए इन द 17th सेंचुरी में यूरोप में अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल वेल्थ के बारे में। अब साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कहने लगे लोग कि बहुत ज़्यादा जो है धन संपदा है, ठीक है। साउथ अमेरिका के धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे, ठीक है। क्या हुआ? 17वीं शताब्दी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में किस्से बनने लगे। पूरे यूरोप के जो लोग थे वो दक्षिणी अमेरिका में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसा बोलने लगे, लोगों में बात फैलने लगी। मैनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डेराडो द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, एल डेराडो द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। अब बहुत सारे एक्सपेडिशंस क्या होते हैं बच्चे? इसका मतलब होता है कि बहुत सारी खोज होने लगी। अब जब लोगों को ये पता चलने लगा कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा पैसा है तो लोग खोज में जाएंगे उस जगह की। लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। जब लोगों को ये पता चला तो एल डोराडो को सोने का शहर माना जाता था। ये नाम याद रखना है हमें। द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड colonization of America was decisively underway by the mid 16th century। ध्यान से समझना, 16वीं सदी के मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। द पोर्चुगीज़ और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट मतलब जीतने लगे। जो पोर्चुगीज़ थे और स्पेनिश थे जीतने लगे और क्या करने लगे? कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका होना शुरू हो गया। एक तरीके से ये जो थे अमेरिका को उपनिवेश बनाने लगे अपने, जैसे हम उपनिवेश नहीं थे ब्रिटिश के, ठीक है, ऐसे ही ये अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने लगे। कौन? पुर्तगाली और स्पेनिश लोग। पोर्चुगीज़ और स्पेनिश होते अमेरिका को अपना क्या बनाने लगे, है ना, उपनिवेश बनाने लगे। ये सिलसिला डेसिवली मतलब एक तरीके से सिलसिला शुरू हो गया अंडर वे बाई मिड 16th सेंचुरी तक। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। अब यूरोपियन जीतने क्यों लगे? ऐसा नहीं था कि उनके पास केवल ही सैनिक ताकत थी, ऐसा नहीं था। केवल सैनिक ताकत के बल पर नहीं जीत रहे थे केवल वो। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत के बल पर ही नहीं जीती थी। In fact, the most powerful weapon of Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all। स्पेनिश जो थे उन लोगों के पास ऐसा नहीं था कि जीतने के लिए कोई मिलिट्री वेपन्स ही केवल थे और जिसकी वजह से वो जीत जाते थे, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। इट वॉज जर्म्स, जिसके वो लोग तो आदी थे लेकिन वो जहाँ जाते थे वो लोग आदी नहीं थे। अब उन लोगों में जर्म्स ट्रांसफर होते तो वो मर जाते थे जर्म्स से। सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का ध्यान रखना, स्पेनिश जो लोग थे उनकी जीत उनके मिलिट्री वेपन्स की वजह से नहीं थी बल्कि वो जर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा जीतने लगे। स्मॉल पॉक्स दैट कैरीड ऑन देयर पर्सनस, ठीक है। बिफोर ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, बहुत टाइम तक तो जो अमेरिका है वो आइसोलेट रहा। अमेरिकन्स ओरिजिनल इनहैबिटेट्स जो थे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिसीजेस, क्योंकि वो तो आइसोलेटेड थे, उनके पास बाहर के यूरोपियंस आते ही नहीं थे। जब आइसोलेटेड है तो वहाँ कोई बीमारी तो ऐसी फैली हुई थी नहीं, जो उसके वो आदी होते तो वो इम्यून थे ही नहीं। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रोवाइडेड अ डेडली किलर। अब स्मॉल पॉक्स जो था वो तो एक डेडली किलर था, लोगों को होती थी और लोग उससे मर जाते थे, राइट। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट इज स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टेंट। अब एक बार मान लो यूरोपियन अमेरिका तक पहुंच गए और वहाँ पर ये बीमारी इंट्रोड्यूस हो गई किसी एक में, जैसे कोरोना फैला था अभी, किसी एक आदमी में भी फैला तो वो फैलता ही चला गया, लोग मरते ही चले गए। बस ऐसे ही स्मॉल पॉक्स के साथ हुआ था। मतलब इट किल्ड, इसने लोगों को मारा एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज़।
एक टाइम तो ऐसा आया कि पूरी पूरी जो कम्युनिटीज़ थी वो साफ हो गई, मर गई। पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट, और इस तरीके से इनके लिए तो रास्ते बन गए जीतने के। पब्लिक ही नहीं है लड़ने के लिए, मरती जा रही है, हम तो आदी हैं, हम जिंदा रहेंगे, वो मरते जाएंगे, तो हम जीतते जाएंगे, सिंपल सी बात है। आगे देखें, गन्स कुड बी ब्रॉट और कैप्चर, आप बंदूकें उन पे होती तो अमेरिकन उनसे छीन लेते, उससे लड़ लेते। एंड टर्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स, हम उनको इन्वेडर्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं बंदूकों को, बट नॉट डिसीज। अब डिसीज़ को ऐसे तो नहीं कर सकते, बट सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्करर वर मोस्टली इम्यून, जो जीतने वाले थे वो तो इम्यून थे, है ना। जो आ रहे हैं वहाँ स्पेनिश लोग जो आ रहे हैं वो तो इम्यून है, लेकिन अमेरिकन से इम्यून नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल आइसोलेटेड था बहुत टाइम तक। अंटिल द 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, पावर्टी और हंगर वर कॉमन इन यूरोप। अब हमने ये तो बहुत जगह पढ़ लिया कि 19वीं शताब्दी आते आते यूरोप में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी, लोग भुखमरी से मर रहे थे, तुमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। सिटीज़ वर क्राउडेड, लोग जो थे शहरों में आ गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जब हुआ था, सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई थी, डिसीज़ बहुत ज़्यादा, डेडली डिसीजेज बहुत ज़्यादा फैल गई थी, है ना, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, लोग धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ते थे आपस में। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स मतलब असंतोष जिनमें होता था, वह परसिक्वेटेड, अब धार्मिक असंतुष्ट लोगों को कड़ा दंड दिया जाता था, मतलब धर्म के नाम पर जो लड़ रहे होते थे, असंतुष्ट होते थे, उनको कड़ा दंड दिया जाता था। थाउजेंड्स देयर फॉर फ्लड यूरोप फॉर अमेरिका। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि यूरोप में इतनी प्रॉब्लम है, गरीबी भी है, भुखमरी भी है ना, बीमारियां भी आ गई हैं वहाँ पर, धार्मिक टकराव भी हो रहे हैं, तो लोग यूरोप छोड़ के भागने लगे। भाग कहाँ रहे थे, अमेरिका। हेयर बाय द 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका व ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। अब एक और कहानी होती है, 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। ध्यान रखना, किसने कैप्चर किया, किन्हें पकड़ा और कहाँ के लिए उगाया गया। फिर से सुनो, 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को, अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोप के बाज़ारों के लिए, ठीक है, कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, अमेरिका में पकड़ के लाते थे अफ्रीका से आदमी और उगाते थे चीनी और कपास, और कहाँ बेचते थे, कपास कॉटन, ठीक है, और कहाँ बेचते थे इसको, शुगर को और कॉटन को, यूरोपियन मार्केट्स में। इससे इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया की सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 18वीं शताब्दी का बहुत समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, एशियाई व्यापार में उनका बहुत ज़्यादा दबदबा था। किसका, चीन का और भारत का। अब दबदबा जिसका ज़्यादा होगा तो उससे बहुत ज़्यादा ही भाई ऑब्वियसली वो अमीर होंगे, ठीक है, उनका व्यापार बहुत ज़्यादा चलता होगा। चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड, हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं, चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कंटेक्स्ट एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। क्या होता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कुछ कम करने शुरू कर दिए। 18वीं सदी की हम बात कर रहे थे, तब हम बोल रहे थे उस समय चीन और भारत सबसे अमीर है, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 15वीं सदी में थोड़ा सा चीन ने जो है वो अपने व्यापार संबंध जो है वो कम करना शुरू कर दिए। वो दुनिया से थोड़ा अलग थलग पड़ा। अब जब व्यापार कम किया तो अलग थलग पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। चाइना से रिड्यूस कर दिया था उसने अपना रोल एंड राइजिंग हो गई थी इंपॉर्टेंस। अब एक कम होता है तो दूसरे की पावर बढ़ जाती है। तो अमेरिका जो था वो ग्रेजुअली मूव हो गया, आगे बढ़ा और सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया वेस्टवर्ड्स में। चाइना जे थे वो अपने संपर्क कम किया, उसने थोड़ा अपना व्यापार कम किया, क्यों किया यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब चाइना की पावर कम होने लगी तो अमेरिका की बढ़ने लगी, है ना। अब अमेरिका की बढ़ने लगी तो अमेरिका जो था पश्चिम में जो था वो तो एकदम केंद्र बन गया। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया धीरे धीरे। यूरोप, है ना, जो उस साइड का एरिया था वो पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया। देखो कितना अमीर, तभी तो कितना अमीर हो गया धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमें डिस्कस करने के लिए पॉइंट्स दिए, हम वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट द वर्ल्ड श्रैंक इन 1500s। जब हम 1500 साल वाली बात कर रहे हैं तो क्यों श्रैंक हो गया, क्योंकि लोग जो थे इधर उधर जाने लगे होंगे, तेज़ी से व्यापार होने लगा होगा और दुनिया जो है
छोटी होने लगी होगी। डिटेल्ड आंसर आप देख लीजिएगा इसका, आगे देखते हैं। डिसेंटर वर्ड का मतलब हमें दे रखा है वन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता था। अब एक व्यक्ति मैं असंतुष्ट हूँ इस धर्म की प्रैक्टिस से, तो मुझे कड़ा दंड दिया जाएगा अगर मैं रिफ्यूज़ करूँगी एक्सेप्ट करने की इसकी प्रैक्टिस को। मान लीजिए एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और वहाँ पर हर एक को कहा जाए कि इस चीज़ को फॉलो करो, और अगर वो मना करे तो उसे कड़ा दंड दिया जा रहा है। ये बात हो रही है यहाँ पे धार्मिक असंतुष्ट का मतलब ये हो गया एक तरीके से। पीछे के पेज पे देखते हैं कोई पॉइंट रह गया तो यस, यहाँ पर रह गया ये रहा। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है एनसीईआरटी की। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक बच्चा और लेडी जो है वो आलू खोज रहे हैं ना ज़मीन में से। दी आयरिश पोटैटो फेमाइन है, जब आयरिश में हमने पता था पोटैटो फेमाइन हुई थी, इलिस्ट्रेटेड लॉन्ग लंदन न्यूज़ में ये 1849 में इसकी पिक्चर आई थी। हंग्री चिल्ड्रन, भूखे जो बच्चे डिगिंग कर रहे हैं फॉर पोटैटोज इन द फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड, कटाई हो गई है, हार्वेस्ट कर लिए, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहे हैं और पोटैटो कुछ खाने को मिल जाए। होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर्स, कुछ बचा हो तो हम खा लें उसको, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन 1845 से 1849 तक पड़ा था ये, याद रखना है ईयर। लगभग 1 लाख नहीं, 1 stands 100,000, 10,000 lakhs, 1 stands 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, 1 मिलियन पीपल डाइड हो गए थे। 1 मिलियन पीपल भुखमरी से आयरिश में मरे थे पोटैटो की खेती ना होने पर सही से। एंड डबल द नंबर उन्होंने क्या कर दिया था, इमिग्रेट कर दिया था इन सर्च ऑफ वर्क, वो यहाँ से चले गए थे। समझ में आ गया ये पॉइंट भी, आगे देखते हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करो तो जैविक युद्ध जो अभी भी होते हैं, जैविक युद्ध लाइक कीटाणु छोड़ दिए एंड ऑल समथिंग, यही तो हुआ था, बीमारी छोड़ दी गई थी। जॉन जो थे, मैं पूरा पढ़ दे रही हूँ इसको। न्यू इंग्लैंड स्थित मैनचेस्टर बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथार्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। क्यों? क्योंकि छोटी चेचक, उनको तो वो इम्यून थे, दूसरे इम्यून थे ही नहीं, उनके लिए तो हो गया ना वरदान, स्मॉल पॉक्स की बीमारी, ठीक है। देशी जनता छोटे चेचक के कारण लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ वो पहुँचे वो जनता तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। और इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना हक दे दिया। उन्होंने कहा एक तरीके से हम जहाँ गए वो पूरा मालिकाना हक हमारा ही हो गया था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे द 19th सेंचुरी वाला पार्ट। थैंक यू।